क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या होता है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बताओ ना, कल जैसे मैंने बताया था। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इतना इजीली समझाया था कि कोई मेटल है, ठीक है, उसके ऊपर अगर रेडिएशन पड़ रही है लाइट, तो वो जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है, इमिट होता है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, क्या, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है उसको इमिट करने के लिए, ठीक है, वो कितनी है, वो बताया है कि इट इज द सम ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज टोटल एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो, और उसको इमिट करने में जो एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी लगेगी वो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसको उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, उन दोनों का सम ही क्या होगा, इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये तुमको कल पढ़ाया गया था, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, मत करो, आगे का बिल्कुल कुछ नहीं समझेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर दोबारा पढ़ाने वाली नहीं हूँ। हम पढ़ने वाले आज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रम यानी क्या तुमको पता है? टेंथ में पढ़ा है या फिर बिना टेंथ किए ही आ गए हो तुम यहाँ पे? 10वीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? डिस्पर्शन पढ़ा है वहां पे? डिस्पर्शन में क्या होता है? क्या है, क्या डिस्पर्स होती है? स्प्लिटेड, स्प्लिट अप इनटू 7 बैंड्स ऑफ द कलर, और हर एक बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? बस यहाँ पे भी जब हाइड्रोजन को एनर्जी दी जाएगी वो एक्साइट होगा, और फिर जब एक्साइटेड होने के बाद वो फिर एनर्जी अपनी लॉस करेगा और फिर नीचे आएगा, तो एनर्जी लॉस करेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करता है। ठीक है, और वो जो अलग अलग रेडिएशन के बारे में जब तुम पढ़ोगे, ठीक है, अलग अलग रेडिएशन को जब उनका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाता है, वो जो रेडिएशन जो भी इमिट कर रहा है वो रिकॉर्ड किया जाता है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम पर मिलते हैं, ऐसी लाइनिंग मिलती है, देखो मिल रही है। ये जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कैसे डिसकंटिन्यूअस, इस फेनोमेना को ही बोलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये जो स्पेक्ट्रम तुमको मिलेगा उसको ही बोलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को जब तुम एनर्जी दे रहे हो तो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच रहा है। ठीक है, और बाद में जब एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच रहा है उसके बाद वो अपनी एनर्जी क्या कर दे रहा है, लूज कर रहा है, छोड़ दे रहा है। जितनी एनर्जी तुमने दिए थे वो बाद में क्या कर रहा है, लूज कर दे रहा है, और लूज किसके फॉर्म में निकाल रहा है, वो एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में निकाल रहा है। ठीक है, और जब वो रेडिएशन का स्पेक्ट्रा तुम रिकॉर्ड करोगे इंस्ट्रूमेंट में तो ऐसा स्पेक्ट्रम तुमको मिलता है। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रम है इसको ही बोलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आया? देखो वही बताया यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस पासेस थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम किसको दे रहे हैं, हाइड्रोजन को दे रहे हैं, इट इमिट रेडिएशन। तो कोई भी चीज अगर इसको ज्यादा एनर्जी दे दी, जैसे तुम लोगों को ही मैंने बड़ी बड़ाई कर दिया कि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम टॉपर ही आने वाले हो 12th में, तो तुम जमीन पे रहोगे क्या, तुम्हारा पैर, तुम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हो, हवा में उड़ने लगते हो ना, है कि नहीं? बताओ, कोई तुम्हारी बड़ाई कर दे तो तुम हवा में नहीं उड़ने लगते हो, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, एटीट्यूड जाग जाता है ना। जैसे देखो बच्चे जो रहते हैं उनको क्लास का कैप्टन बना दो, तो कैप्टन का तो अलग ही अपने, अलग ही लेवल रहता है उसका। ठीक है, अपना टेंशन रहता है उसका अलग ही। ठीक है, टीचर नहीं रहा तो मैं ही टीचर, यही समझते हो। कोई भी बकर कर रहा है खींच के दो, गाल पे दे दो, यानी बोलने का मतलब है उनका जो भी पैर है वो जमीन पे रहते क्या, हवा में उड़ने लगते हो। तो वो तो इंसान है, ये तो बेचारा एक एटम है छोटू सा, तो ये इसको जब एनर्जी दी जाएंगी तो ये जमीन पे रहेगा क्या, ये भी क्या पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो पहले ये ग्राउंड स्टेट में रहता है, इसको
एनर्जी दी जाती है, अब ये क्या हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। और जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, ये एनर्जी अपनी क्या करने लगता है लूज करने लगता है, और धीरे धीरे कहाँ आता है फिर से नीचे वाली स्टेट में। तो ये जो यहाँ से जब यहाँ पे आ रहा है तो एनर्जी क्या कर रहा है अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, और लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन तुमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट, ठीक है। तो लाइट के फॉर्म में अपनी एनर्जी क्या करता है वो रिड्यूस कर रहा है। वही बात पहले बताइए कि व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासेस थ्रू गैसेस हाइड्रोजन इट इमिट रेडिएशन। जब इलेक्ट्रिक देंगे तो एक्साइट होगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे जब नीचे जाएगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा लूज करेगा, क्या इमिट करेगा रेडिएशन इमिट करेगा। यहाँ तक समझा सबको? The spectra which is recorded during emission of radiation by hydrogen atom is called emission spectra of hydrogen। तो ये जब रेडिएशन हाइड्रोजन इमिट करता है, ठीक है, तो ये जो रेडिएशन इमिट होते हैं इसको एक इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं कि किस प्रकार से इमिशन हो रहा है, किस प्रकार से लाइट क्या हो रही है इमिट हो रही है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलते हैं, क्या मिलते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? हाइड्रोजन से रेडिएशन निकल रहा है तभी स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहे हैं ना, वरना फॉर्म होते क्या? हाइड्रोजन से रेडिएशन निकल रहे हैं और उसी में क्या है अलग अलग स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। समझा क्या हो रहा है एक्चुअली में, फेनोमेना क्या हो रहे हैं, समझ में आया? आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ये इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली वो एनर्जी इमिट कर रहा है क्या? नहीं बोल रहा। ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ये कंटिन्यूअस नहीं है, पहले नजदीक नजदीक है, फिर दूर है, फिर नजदीक नजदीक, फिर दूर, फिर नजदीक नजदीक, फिर कैसा है दूर, ठीक है। तो ऐसी स्पेक्ट्रम तुमको मिल रहे हैं, पहले कंटिन्यूअस है, फिर थोड़ा डिसकंटिन्यूअस है, फिर थोड़े दूर दूर है, फिर और ज्यादा दूर, फिर नजदीक नजदीक है। इस प्रकार से वो क्या इमिट कर रहे हैं रेडिएशन। अलग अलग लाइन क्या हो रही है उसके स्पेक्ट्रम में तुमको दिखाई दे रही है। लाइन कंटिन्यूअस है क्या? कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है। तो वही बोल रहा है कि जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ये कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअसली इमिट हो रहा है क्या? नहीं। इट कंसिस्ट सीरीज ऑफ लाइन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हेंस नोन एज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें अलग अलग हमको क्या दिख रही है लाइनें दिख रही है, और अलग अलग लाइनें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। अलग अलग लाइनों की अपनी अपनी अलग अलग क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसीलिए जो हाइड्रोजन है उसके स्पेक्ट्रम का नाम क्या है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो दिख रहा है हमको उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या दिख रही है लाइनें दिख रही है, ठीक है। इसलिए स्पेक्ट्रम का नाम क्या है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। समझा यहाँ तक? समझ में आ रहा है मैं क्या बकर कर रही हूँ? पहले हाइड्रोजन था, उसको एनर्जी दी, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, बाद में उसने रेडिएशन क्या कर दिया छोड़ा। रेडिएशन छोड़ रहा है तो जब हम उसको इंस्ट्रूमेंट में चेक कर रहे हैं तो वहां दिख रहा है अलग अलग क्या दिख रहे हैं तुमको स्पेक्ट्रम दिख रहा है, और स्पेक्ट्रम में अलग अलग क्या दिख रही है लाइनें दिख रही है, ठीक है। इसीलिए लाइनें अलग अलग दिख रही है, और वो लाइनें कैसी है डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए इसका नाम क्या रखे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है। और ये बंद कब रही है जब हाइड्रोजन क्या इमिट कर रहा है रेडिएशन। समझा? समझ में आया? ये नया नया पार्ट है तुमको, बेसिक इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइनें इमिट हो रही है, 5 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने ये जो लाइनें इमिट हो रही है अलग अलग रीजन में, ठीक है, रेडिएशन के अलग अलग रीजन में, तो अलग अलग 5 साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने ये जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी स्टडी की। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम जो लाइन इमिट कर रहा है उसकी क्या की है स्टडी की है। और स्टडी करके क्या पता लगाया है, जैसे तुमको कल बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसको हम लाइट कहते हैं। लाइट में सिर्फ विजिबल लाइट होती है क्या? लाइट में अलग अलग प्रकार की लाइटें होती है, हमने बस विजिबल वाला पोर्शन पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
उसके अंदर अलग अलग रीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ के बेसिस पे रीजन को क्या किया है, इसमें स्प्लिट अप किया है। ठीक है, एक है रेडियो वेव्स, नाम सुना होगा तुमने, माइक्रोवेव्स, इनका कोई काम नहीं है, तीन ही का काम है। ठीक है, फिर इंफ्रारेड, ठीक है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, कॉस्मिक रे, जो भी है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके अलग अलग क्या होते हैं? रीजन होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं? रीजन। तो मैंने अभी 5 साइंटिस्ट देखे। ठीक है, तो ये जो 5 साइंटिस्ट होते हैं, हाइड्रोजन क्या इमिट कर रहा है? रेडिएशन इमिट कर रहा है। और हर एक रेडिएशन, वो जो रेडिएशन है उसके अंदर क्या है? अलग अलग स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, और स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है? बहुत अलग अलग लाइनें हैं। तो ये जो 5 साइंटिस्ट लोगों हैं, एक का नाम है लाइमेन, एक का नाम है बाल्मेर, एक का नाम है पाश्चन, एक का नाम है पीफर्न। ठीक है, ये 5 अलग अलग साइंटिस्ट है, तुम्हारे बुक में दिए है। और एक, ठीक है, हाँ बुक में देखो ना, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स, उसमें 5 साइंटिस्टों के नाम दिए। देखो क्या नाम है? लाइमेन, बाल, ब्रैकेट और पीफर्न। ये 5 साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है? जो रेडिएशन इमिट कर रहा है हाइड्रोजन, उसके अंदर भी अलग अलग रीजन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अलग अलग क्या होते हैं? रीजन होते हैं। तो ये जो 5 साइंटिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने अलग अलग रीजन में, लाइट रेडिएशन के अलग अलग रीजन में ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से उसकी क्या किया इन लोगों ने? स्टडी की है। क्या किया है? स्टडी किया है। और बताया कि हर एक इसमें वेव नंबर, जैसे ये बाल्मेर नाम का एक साइंटिस्ट है, इसने बताया, इसने विजिबल रीजन के बारे में, विजिबल रीजन वाला पोर्शन स्टडी किया। और क्या बता रहा है देखो, बाल्मेर एक्सप्रेस द वेव नंबर्स ऑफ इमिशन लाइन इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके विजिबल रीजन की इसने स्टडी किया, और इसने उस जो विजिबल रीजन में जितनी भी इमिशन लाइंस होंगे, ऐसी क्या होंगी? पूरी की पूरी लाइंस, उन लाइंस का क्या बताया है? वेव नंबर्स बताए। कितने वेव नंबर्स को बताया कि कितने? ठीक है, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग रीजन की स्टडी की है। 5 साइंटिस्ट तुमको दिए ना, और हर एक ने अलग अलग रीजन में कितने वेव नंबर होंगे, इमिशन लाइन के वेव नंबर्स कैसे हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। फॉर्मूले दिया हुआ है, हर एक का अलग अलग फॉर्मूला। अभी तुमको एक ही का दिया हुआ है, इसके बाद वाला बोर्स वाला जब पढ़ोगे उसमें 5 होगा। ठीक है, तुम्हारा नोट से पलटा के देख लो, यहाँ पे देखो, ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसमें देखो अलग अलग रीजन दिए हुए तुमको, लाइमेन, बाल्मेर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, अलग अलग। इसके बाद और है पीफर्न सीरीज। ठीक है, इसमें वेव नंबर्स भी दिया हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहाँ से कहाँ छलांग मारेंगे, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करेंगे। हायर ऑर्बिट के लेवल से नीचे ऑर्बिट में जाएंगे, फिर दूसरे से जाके और नीचे। ये तुमको आगे मैं बढ़ाऊंगी तब तुमको समझेगा। अभी बस ये समझो कि बाल्मेर ने क्या दिया है, क्या बताया बाल्मेर ने, कि विजिबल रीजन का इमिशन लाइंस है, उनके अंदर वेव नंबर जो है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करके बताया फॉर्मूले के थ्रू कि वेव नंबर्स ऐसे होंगे, इतने होंगे। वो उसने क्या किया है? बताया विजिबल रीजन में जो लाइंस होगी, इमिशन लाइंस, उसके अंदर इतने क्या होंगे? वेव नंबर्स। ये किसने ढूंढ के निकाला है? बाल्मेर ने। इसलिए उसकी सीरीज का नाम ही बाल्मेर सीरीज रख के दिया है। देखो बाल्मेर सीरीज एक दी है, ठीक है, उसमें जितनी भी लाइंस है के अंदर वेव नंबर्स के बारे में किसने बताया है? बाल्मेर ने। ठीक है,
इसने नाम क्या रख दिया है, बाल्मेर सीरीज। ठीक है, यहां तक समझा तुमको, यहां तक समझा क्या? देखो ये जो नंबर है, यहाँ पे भी और एक दूसरे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो स्पेसिफिक नंबर है ना, ये है RH, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू एक साइंटिस्ट, रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने निकाल के दी थी। वैल्यू कितनी है, 109677। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना। ठीक है, कि बाल्मेर सीरीज के वेव नंबर का फॉर्मूला कौन सा है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, ये तुमको हाँ 2 का स्क्वायर क्यों है ये तुमको पढ़ाऊंगी मैं अभी बोर में, क्योंकि इसमें बस इंट्रोडक्शन दिया है कि बाल्मेर ने ऐसा बताया था। ठीक है, आगे तुमको बताया जाएगा ये 2 क्या है, n क्या है, ये नंबर क्या है, ये सब चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, अब भी मैं जो बोल रही हूँ कि बाल्मेर ने क्या ढूंढ के बताया वो तुमको समझा। विजिबल रीजन में जो लाइंस दिख रही थी, ठीक है, उसके वेव नंबर को एक्सप्रेस किया है, वेव नंबर के फॉर्मूला बताया है। ठीक है, कितना है करके, समझे यहाँ तक, वेव नंबर इतने हो गए, यहाँ तक समझा। और ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है तुमको, कंटिन्यू रहता तो हर जगह क्या रहती, लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, इसलिए क्या बोल रहा है कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। फिर आगे रेडबर्ग क्या बोल रहा है, ये जो अलग अलग सीरीज की लाइनें हैं, बाल्मेर सीरीज, लाइमेन सीरीज, रेडबर्ग, बाल्मेर लाइमेन पीफंड सीरीज, ठीक है, ये जो अलग अलग सीरीज के जो भी वेव नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एक कॉमन उसने फॉर्मूला निकाल के दिया है कि हर एक वेव नंबर का जो कॉमन फॉर्मूला है ये इतना। देखो वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट है। यानी हर एक सीरीज में जो भी वेव नंबर होगा, वेव नंबर निकालने का जो भी फॉर्मूला है वो कॉमन ये टर्म यहाँ पे निकाल के उसने दिया। बाद में जब वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 तो अलग अलग सीरीज का तुमको वेव नंबर मिलेगा। ठीक है, अब वो 1 2 3 जब n1 की वैल्यू तुम पुट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी, तो तुमको अलग अलग सीरीज के बारे में पता चलेगा, वो भी तुमको आगे में है। ठीक है, लेकिन रेडबर्ग ने कॉमन बताया था कि हर एक सीरीज में जो भी वेव नंबर्स होंगे उसका कॉमन फॉर्मूला ये। ठीक है, यहाँ तक समझा। देखो यहाँ बोला है द वैल्यू 109677 इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू को नाम क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसको दिखाते किससे, RH। ठीक है, बाद में ये और ये क्या है, ये क्या है, ये मैं तुमको अभी बताऊंगी जब क्या पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो बोर ने अपना मॉडल दिया हाइड्रोजन एटम के बेसिस के ऊपर, बताया कि कैसे एटम होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, देखो बोर पुट फोर्थ हिज पोस्टुलेट अबाउट एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो भी मॉडल होगा हाइड्रोजन के एटम का, उसके बारे में उसने बताया कि कैसा वो होगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये तुमको ऑलरेडी पता है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, घूमता है इन अ सर्कुलर पाथ, और किसमें घूमता है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, और फिक्स रेडियस, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसा रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, एंड एनर्जी, और एनर्जी भी कैसी रहती है, फिक्स। जैसे हमने पढ़ा है ना KLM शेन, हर एक शेन की एनर्जी कैसी है, फिक्स है। ठीक है, दिस पार्ट आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और ये जो सर्कुलर पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं, इनको दूसरा नाम स्टेशनरी स्टेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट, ऑर्बिट कह सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट कह सकते हैं, या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट। सबसे पहला पोस्टुलेट समझा, क्या बोल रहा है बोर, कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और किसमें घूम रहे हैं, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, और उनकी एनर्जी कैसी है, फिक्स है। ठीक है, एनर्जी कैसी है, फिक्स, और जो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं उस सर्कुलर पाथ को नाम क्या दिया है, ऑर्बिट, या फिर स्टेशनरी स्टेट, या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट। समझे यहाँ तक।
आगे बोल रहे हैं द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। इलेक्ट्रॉन चारों ओर हाइड्रोजन के घूमते रहेगा, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। एक ही ऑर्बिट में घूमते रहेगा और उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी व्हेन इट मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी रिलीज या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा, तो देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, सर्कुलर पाथ, क्या है, सर्कुलर पाथ। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सर्कुलर पाथ में ही क्या करेगा, घूमेगा, और सर्कुलर पाथ में इसकी एनर्जी कैसी रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी चेंज कब होगी, जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। बस इसी समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी, वरना होगी क्या, समझा सेकंड पोस्टुलेट। क्या बोल रहा है सेकंड पोस्टुलेट में, बताओ तो जोर से, मुंह में आवाज है तुम्हारे तो बोलो ना। ऑर्बिट में जाएगा तो चेंज करेगा, एक ही ऑर्बिट में रहेगा तो चेंज करेगा क्या, कम से ज्यादा में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाएगा, और ज्यादा से कम में आएगा तो एनर्जी लॉस करके आएगा। जैसे तुम्हारे जैसा ही है वो भी, बड़ी बड़ी पार्टी में तो बन ठन के जाओगे ना, जाओगे कि नहीं बताओ, है ना, ट्यूशन आना रहे तो बन ठन के आओगे क्या, बड़ी बड़ी पार्टियों में जब लोग जाते हैं तो बन ठन के जाते हैं, बहुत अच्छी खासी तैयारी करके जाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी में जाते ही क्या, उल्टा जो रहता है वो भी निकाल के चले जाते, पता चला चोरी वोरी हो गया, है ना। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन्स भी वैसा ही कर रहे हैं, और घर में रहते हैं तो कुछ दूसरी चीज करने की जरूरत पड़ती है क्या, जैसे नॉर्मल है वैसे ही कैसे रहते हैं, नॉर्मल। वैसे इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रहेगा तो कैसा रहेगा, नॉर्मल। एनर्जी चेंज करेगा क्या, जब हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। समझा सेकंड पोस्टुलेट। अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, देखो देखो, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी व्हेन इट मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब लोअर से कहा जाएगा, हायर में, और रिलीज कब करेगा, फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। जब लोअर से कहा आएगा हायर में तब क्या करेगा, मैंने दोनों से मैं एक ही चीज लिख दी हो ना, या उल्टा लिखो, या हायर टू लोअर लिखो। रिलीज कब करेगा, जब वो हायर स्टेशनरी स्टेट से कहाँ आएगा, लोअर स्टेशनरी स्टेट पे आएगा, तब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। द एनर्जी डज नॉट चेंज इन कंटिन्यूअस मैनर। और ये जो एनर्जी चेंज होगी हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होगी क्या, नहीं, डिसकंटिन्यूअसली चेंज होगा, ठीक है। हाँ, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठते क्या, स्टेबिलिटी जब तक वो स्टेबल ना हो तब तक वो चुप बैठेगा क्या, नहीं, एक ऑर्बिट से दूसरे में, दूसरे से फिर पहले में, पहले से फिर तीसरे में, ऐसे कूदते रहते हो, ठीक है। इसलिए एटम जल्दी बॉन्ड बना लेते क्योंकि उनके नखरे उनसे झेले नहीं जाते, ठीक है। यहां तक समझा तुमको। अब क्या बोल रहा है देखो, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between two stationary states that differ in energy by Delhi। बोल रहा है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब लोअर से हायर स्टेट में जाता है, कहाँ जा रहा है, लोअर से कहाँ जा रहा है, हायर में, ठीक है, या फिर हायर से कहाँ आ रहा है, तो एनर्जी, यहाँ पे तो एनर्जी लेगा और यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, छोड़ देगा। दोनों समय वो जो है एनर्जी छोड़ रहा है या फिर एनर्जी ले रहा है, वो कौन से फॉर्म में एनर्जी लेगा, रेडिएशन के फॉर्म में लेगा। कौन से फॉर्म में लेगा, यानी रेडिएशन लेके लोअर से कहा जाएगा, हायर में, और या फिर हायर से लोअर में जब जाएगा तो रेडिएशन क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो रेडिएशन निकाल रहा है या फिर रेडिएशन ले रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड, यानी
जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी होगी, कितनी होगी, इज गिवन बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वो इतनी होगी। कैसे, तो देखो ये पहला वाला ऑर्बिट और ये दूसरा वाला, ठीक है, लोअर वाली एनर्जी इसकी E1 है और हायर वाली एनर्जी इसकी क्या है, E2। जब ट्रांजिशन हो रहा है यानी जब ये लोअर से या तो हायर में जा रहा है या फिर हायर से कहाँ आ रहा है, लोअर में, हमने ये पढ़ा है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, ठीक है, एच तो कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब यह एनर्जी क्या है, पहले लोअर से नीचे जा रहा है, इधर से कहाँ जा रहा है, इधर, तो एनर्जी स्टेबल रहेगी क्या, डेली होगा, यानी एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डेली का मतलब क्या होता है, एनर्जी का चेंज होना, चेंज इन एनर्जी, यहाँ से यहाँ जा रहा है यानी एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। E2 चेंज इन एनर्जी यानी क्या, E2 माइनस E1, किसी भी चीज में चेंजेस होना यानी क्या, बाद में जितनी है माइनस पहले जितनी थी, उसको ही हम क्या बोलेंगे, चेंज इन एनर्जी। और H का मतलब ऑलरेडी तुमको पता है, और न्यू जैसे का वैसा, तो न्यू की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो न्यू क्या होगा, E2 माइनस E1 अपॉन, बस वही बोल, ये जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, ठीक है, कब, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से कहाँ जा रहा है, हायर, जब क्या कर रहा है, वो ट्रांजिशन कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन की, जब वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रही है और या फिर इमिट हो रही है, कब हो रही है, व्हेन ट्रांजिशन ऑकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट, जब दो स्टेशनरी स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तब कोई रेडिएशन इमिट या फिर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो कितनी होगी, वो इतनी होगी। समझ में आया, समझ में आया। और स्टेशनरी स्टेट जो है उनके एनर्जी में डिफरेंस कितना होगा, डेली का, E2 माइनस E1 कितना है, डेल E का मतलब क्या है, दोनों स्टेट के बीच में एनर्जी का क्या है, डिफरेंस, चेंज इन एनर्जी। समझे यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुमने यहाँ पे पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, एक स्टेट से कहाँ जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में, यानी चेंज इन एनर्जी हो रही है, ठीक है, इसलिए E का ही मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डेल E, और डेल E मतलब E2 माइनस E1, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसलिए H को कहाँ भेज दिया हमने, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, E2 माइनस E1 अपॉन H। समझे यहाँ तक, समझ में आया, फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब वाला। देखो आगे बताया भी है, हियर E1 एंड E2 आर द एनर्जी ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी स्टेशनरी स्टेट, E1 और E2 क्या है, तो लोअर और हायर जो भी एनर्जी स्टेट है ऑर्बिट से, उनकी क्या है, वो एनर्जी है। और ये जो एक्सप्रेशन तुम देख रहे हो, ये वाला एक्सप्रेशन, इस इज कॉमनली नोन एज बोर फ्रीक्वेंसी रूल, इसको ही क्या बोल रहे हैं हम, बोर फ्रीक्वेंसी रूल। अब फिजिक्स में तुमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, कुछ नहीं पढ़ा है, ये तुमको मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये तुमको फिजिक्स में 12th में है। बात ये कि कुछ कुछ चीजें केमिस्ट्री में तुमको अभी है, और आधी जो तुमको बेसिक से पढ़ाना चालू है वो फिजिक्स में कहाँ है, 12th में। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या फिर इंटरफेरेंस वाली जो बात है,